अब सवाल इस बात का उठता है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ब्लड के कंपोजिशन को ठीक रखने के लिए हमने पहले ही बताया कि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। हार्मोन्स, विटामिन, एंजाइम का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अपने पीएच मान को ठीक रखना चाहिए। शरीर में उत्पन्न होने वाली गैसों का भी संतुलन रखना चाहिए। आदि अनेक चीज़ें जो आपने अभी बताई हैं उनका संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम व्यायाम करें। जब हम व्यायाम करेंगे तो ब्लड हमारे शरीर में तेज़ी से दौड़ेगा और शरीर के प्रत्येक स्थान को संतुलित मात्रा में स्वस्थ ब्लड पहुंचेगा। अतः हर कोशिका स्वस्थ होगी। जब हर कोशिका स्वस्थ होगी तो कोशिकाओं द्वारा निर्मित ये शरीर भी स्वस्थ होगा। पीएच मान और टेम्परेचर को संतुलित रखने के लिए हमें आवश्यक है कि अपने में जो हम मानसिक संतुलन खो देते हैं उस मानसिक संतुलन को कंट्रोल में रखना चाहिए। जब हमारा मानसिक संतुलन खराब होता है, हम क्रोधित होते हैं तो हमारा शरीर जलने लगता है और एक ही झटके में शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। हमने देखा है कि लोग मारे गुस्से के लाल हो जाते हैं। छाया में बैठकर गुस्सा आने से शरीर लाल हो जाता है। धूप में चलने से शायद उतना लाल न हो। और इतना ही नहीं, जब टेम्परेचर असंतुलित हो जाएगा तो पीएच मान भी असंतुलित हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जेठ के महीने में जब लू चलती है तो तापक्रम बहुत अधिक होता है। उस स्थिति में क्या होता है कि हमारा पीएच मान भी चेंज हो जाता है और टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है और तेज़ हवा चलने के कारण ब्लड का पानी भी उड़ जाता है। उसका कंपोजिशन बिगड़ जाता है, अर्थात ब्लड गाढ़ा हो जाता है। फिर पानी अलग से देने की आवश्यकता पड़ती है। शरीर में उत्पन्न होने वाली गैसों का संतुलन बनाए रखने के लिए भी एक्सरसाइज मस्ट है। यदि हम एक्सरसाइज करते रहे तो शरीर में गैसों का असंतुलन खराब नहीं होगा। फॉरेन बॉडी भी नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि हम बराबर एक्सरसाइज करते रहे तो शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त जाता रहेगा। जब रक्त जाता रहेगा तो वहाँ पर हलचल रहेगी, कोशिकाएं एक्टिव रहेंगी, तो फॉरेन बॉडी को शरीर में रुकने ही नहीं देंगी। और जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो फोड़ा फुंसी होने का सवाल ही नहीं उठता, यानी किसी प्रकार का अवरोधन नहीं होगा। ये तो रही फिजिकल मेडिसिन। अब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। जब हमारा ब्लड दूषित होता है तो हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन जब शरीर में डालते हैं तो हमारे शरीर के अंदर
वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ब्लड को दूषित कर रही थी, कंपोजिशन को ख़राब कर रही थी, वे रासायनिक क्रियाएं बदलकर ठीक करने वाली क्रियाओं में आ जाती हैं और ब्लड के कंपोजिशन को ठीक कर देती हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति हो और आपके ऊपर काफ़ी क्रोधित हो रहा हो, तो आप उसे प्रतिरोध में क्रोधित न हो करके समझाना बुझाना शुरू कर दें और उसे इस तरीके से समझा कर रास्ते पर ले आएं कि वो आपके मौफिक काम करने लगे। व्यक्ति वही है, लेकिन आपने ऐसा प्रभाव उस पर डाला कि वो आपके मौफिक काम करने लगा। ठीक इसी तरीके से रासायनिक क्रियाएं वही थीं जो ब्लड को ख़राब कर रही थीं, लेकिन जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन डाली गई तो वही रासायनिक क्रियाएं आपके मौफिक काम करने लगी और वो ब्लड को साफ करने लगी। ये कैसे हुआ? ये रासायनिक अभिक्रियाओं की गति में चेंज होने के कारण हुआ। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ इसी तरीके से काम करती हैं। आपको मैं बताऊं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ शरीर में एबनॉर्मल रासायनिक अभिक्रियाओं पर ही काम करती हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं एबनॉर्मल नहीं होती हैं उन पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ अपना काम नहीं करती और इसी कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ स्वस्थ शरीर पर अपना प्रभाव नहीं डालती। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि की प्रूविंग ही यही है कि वो स्वस्थ शरीर पर अपना प्रभाव नहीं डालती, केवल रोगी शरीर पर अपना प्रभाव डालती। जब हम कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि लेते हैं तो शरीर के केवल उसी भाग पर काम करती है जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एबनॉर्मल है। जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नॉर्मल है वहाँ पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि कोई काम नहीं करती। इस तरीके से हमने देखा कि रक्त में अनेकों प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। ये तो हमने मुख्य बताई हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। अगले दिन हम रस के ऊपर बात करेंगे, जिसमें देखेंगे कि रस में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं और उसको कैसे ठीक किया जाता है। और ये कहावत रसे रक्ते च शुद्धे प्राणी दीर्घाप्तनोति कैसे अपने शरीर पर लागू होती है।